हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि क्या है, वाक्य भेद। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या है? वाक्य भेद, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य क्या होता है, वाक्य के प्रमुख तत्व क्या हैं, वाक्य के घटक क्या हैं, वाक्य भेद और उपवाक्य, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, वाक्य भेद। वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। क्या है वाक्य? शब्दों का वो समूह, मतलब शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ आया? जैसे मैं कहूं राम स्कूल जाता है, तो उसमें क्या आ गया? उसमें शब्दों का समूह आ गया। ठीक, जैसे मैं यहां पर लिखूं, यहां पर मैंने लिखा राम स्कूल जाता है। ठीक, तो ये भी एक शब्द हैं सभी। तो इन शब्दों का अब एक व्यवस्थित समूह बन गया, तो जिसको हमने क्या कहा? वाक्य। तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वाक्य। ठीक है, तो चलिए, तो वाक्य समझ आ गया क्या है? शब्दों का समूह। ठीक, और जो एक अपूर्ण अर्थ दे। ठीक है, अब इसमें होता है तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्व क्या हैं उनको देख लेते हैं। मतलब कोई भी वाक्य बनाने के लिए उसके 6 तत्व होते हैं। मतलब किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसके 6 तत्वों का होना आवश्यक है। और वो 6 तत्व क्या हैं? आकांक्षा मतलब इच्छा, योग्यता, क्रम, सार्थकता, निकटता, अन्वय। अब ये क्या है? आकांक्षा क्या है? देखिए, आकांक्षा क्या है? इच्छा। मतलब किसी भी वाक्य को, जैसे कोई भी वाक्य हमें दिया, मैं आपको फॉर एग्जांपल ये दिखाऊं। ये देखिए, खेत जोतता है, इसको पढ़िए बस। खेत जोतता है कौन? मतलब हमारे अंदर एक इच्छा निकल कर आ रही है कि हम ये जाने कि किसके बारे में बात की जा रही है। खेत जोतता है, इससे हमें कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। लेकिन जब इसी को हमने लिख दिया किसान खेत जोतता है, ठीक है, तो ये पूर्ण वाक्य बन गया। तो पहला तत्व जो वाक्य का होता है वो होता है आकांक्षा, यानी इच्छा। मतलब वाक्य को जानने की इच्छा हमारे अंदर जब प्रकट होती है, अगर हम किसी अधूरे वाक्य को पढ़ने लगे, तो इसलिए पूर्ण वाक्य जब होगा तो वहां पर हमारी आकांक्षा या इच्छा प्रकट होगी कि हाँ, यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो पहला तत्व होता है आकांक्षा, यानी हम जब कोई वाक्य बनाए तो उसको पूर्ण दें, उसका पूर्ण अर्थ निकले। ठीक, सेकंड आता है योग्यता। योग्यता क्या है? मतलब वाक्य में ये नहीं है कि हाँ हम कुछ भी कह दें, वो उस वाक्य के अनुसार योग्य होना चाहिए। कैसे? जैसे देखिए, किसान तलवार से खेत जोतता है। अब आप बताइए, क्या किसान तलवार से खेत जोतेगा? क्या ये योग्य शब्द है? नहीं ना। तो वाक्य के अनुसार योग्य शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे? हल। अगर हम हल का प्रयोग करेंगे तो हल शब्द योग्य है इस वाक्य के लिए। तो योग्यता वाक्य में होना जरूरी है कि वाक्य के अनुसार हम जिन शब्दों का प्रयोग करें वो उस वाक्य के लिए योग्य हो। तो दूसरा तत्व आता है योग्यता। ठीक, तीसरा आता है क्रम। क्रम मतलब एक, जब हम वाक्य में कोई भी बात कहते हैं तो उसका एक क्रम होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं आम मैंने खाया, क्या इसका कोई क्रम बना? क्या कोई एक पूर्ण साधारण वाक्य आपको दिखाई दे रहा है? आप तो जैसे आम बोलचाल में भी हम ऐसे बहुत कम बोलते हैं, आम मैंने खाया। तो अगर हम इसी को कहें मैंने आम खाया, मतलब पहले कर्ता आए, फिर कर्म आए, फिर क्रिया आए, ये इसका एक क्रम होता है। तो ये क्रम होना बहुत जरूरी है वाक्य में। ठीक है, तो तीसरा मुख्य तत्व होता है क्रम। ठीक, सार्थकता। सार्थकता मतलब क्या है? अर्थ के साथ। सार्थकता अर्थ के साथ, यानी एक पूर्ण अर्थ। वाक्य में जो भी हम बात कह रहे हैं उसका एक अर्थ निकल रहा हो। जैसे अभी हमने ये कहा था कि मैंने आम खाया, एक अर्थ निकल रहा है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी जोड़ दें, मैंने और मैं यहां पर कह दूं स्कूल और कह दूं बाजार, इस तरीके से 4-5 शब्द लिख दिए मैंने। तो क्या उन शब्दों के समूह से कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो सार्थकता होनी आवश्यक है। ठीक है, इसी तरह निकटता। निकटता का हमें ध्यान रखना है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि अगर हम रुक रुक कर लिखें या बोले गए शब्दों से वाक्य नहीं बनते हो,
मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं उनको रुक रुक कर लिख रहे हो तो वहां पर क्या होगा, निकटता दिखाई देती है। मतलब वाक्य में हमें निकटता दिखानी है। वाक्य के शब्द या पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाए, मतलब पास पास लिखे हम उनको, ये नहीं कि एक शब्द यहाँ लिख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं वाक्य में, ठीक है। और इसी तरह अन्वय, अन्वय का अर्थ होता है मेल, मतलब शब्दों का मेल होना चाहिए आपस में। वाक्य में वचन, लिंग, कारक, पुरुष, काल आदि का क्रिया के साथ सही मेल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कर्ता क्या है, पुरुषवाचक है तो उसी के अनुसार हम क्रिया लेके आए। जैसे हम कहें राम स्कूल जाता है, और अगर आ जाए राधा स्कूल जाती है, तो एक मेल होना चाहिए वाक्य में एक दूसरे से, उसी के अनुसार हम क्रिया लेके आएंगे, उसी के अनुसार हम कर्ता लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वाक्य के प्रमुख तत्व होते हैं, मतलब ये तत्व पूर्ण होने चाहिए वाक्य, कोई भी वाक्य बनाने के लिए, तभी वो एक पूर्ण वाक्य होगा, ठीक है। समझ आ गया क्या? आकांक्षा यानी इच्छा, पूर्ण वाक्य होना चाहिए। ये नहीं कि आप अधूरा ही डाल दो तो उसमें हमारी इच्छा ही दिखाई देती रहेगी कि हाँ पता नहीं क्या है यहाँ पर, ठीक है। योग्यता, वो शब्द वाक्य के अनुसार योग्य होना चाहिए। क्रम होना चाहिए उनका, एक अर्थ निकलना चाहिए, उनमें निकटता होनी चाहिए और उनमें मेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे वाक्य के प्रमुख तत्व, ओके। इसके बाद वाक्य के घटक या अंग। अब वाक्य के घटक क्या है? तो वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, जो कि क्या है, उद्देश्य और विधेय। मतलब जब हम कोई वाक्य लिखते हैं ना तो उसके दो अंग होते हैं, क्या? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके संबंध में या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। मतलब जब भी हम कोई वाक्य कहते हैं या लिखते हैं तो उसमें किसी ना किसी के बारे में तो हम कह ही रहे होंगे, मतलब वाक्य का नहीं तो मतलब ही क्या, उसमें हम किसी ना किसी के बारे में तो कह ही रहे होंगे, किसी के संबंध में। तो जिसके संबंध में कोई बात कही जा रही हो तो वो उद्देश्य होता है। जैसे श्याम दौड़ता है, तो दौड़ता कौन है? श्याम। तो श्याम के संबंध में ही तो हम बात कह रहे हैं, तो इसलिए श्याम क्या हो गया? उद्देश्य। इसी तरह राधा स्कूल जाती है, स्कूल कौन जाती है? राधा। तो हम राधा की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए राधा क्या हो गई? उद्देश्य। ठीक, समझ आ गया उद्देश्य क्या है? कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसको हम कहेंगे उद्देश्य, ठीक। और विधेय, विधेय क्या होता है? वाक्य का वह भाग या अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है उसे हम विधेय कहते हैं। मतलब अभी क्या था, देखिए यहां पर किसके बारे में हम क्या बात कह रहे थे, तो ये क्या था? उद्देश्य। अब श्याम दौड़ता है, अब श्याम क्या कर रहा है? जो ये इसका उद्देश्य है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में जो बात कहेंगे वो सभी, वो होता है विधेय। इसी तरह राधा स्कूल जाती है, तो राधा के बारे में क्या कहा हमने? कि स्कूल जाती है। तो उद्देश्य के बारे में जो भी हम कुछ कहते हैं वो होता है विधेय, और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो होता है उद्देश्य। तो दोनों समझ में आ गया, क्या उद्देश्य है क्या विधेय। इसीलिए मैंने यहाँ पर समान उदाहरण दिए हैं जिससे आप समझ जाएं कि हाँ इनमें से क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। ठीक, समझ आ गया। बस इतनी बात याद रखनी है कि हम वाक्य में किसके बारे में कह रहे हैं और उसके बारे में क्या कह रहे हैं। क्लियर, समझ आया? तो जिसके बारे में कह रहे हैं वो उद्देश्य है और उसे हम क्या कह रहे हैं वो विधेय। क्लियर, समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा वाक्य भेद, कि वाक्य के भेद। चलिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो आधारों पर होता है, रचना या स्वरूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना या स्वरूप के आधार पर कितने प्रकार, मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। क्लियर। और अर्थ के आधार पर मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। आपको ना ये नाम पढ़कर ही समझ आ गया होगा कि किस वाक्य में क्या है, कौन सा प्रकार है, क्योंकि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाक्य के इस प्रकार के अंदर क्या कहा जा रहा होगा। बाकी हम डिटेल में तो इसको भी देखेंगे ही, बाकी फिर भी आपको ये आसान ही लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ 8 प्रकार में कैसे याद करूंगा, कैसे याद करूंगी, ठीक है। आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। इसको एक बार पढ़िए, क्योंकि कुछ भी हम हिंदी भाषा बोलते हैं, आम बोलचाल में जो भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो हमें उसका प्रयोग तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन क्या है, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज क्या है। क्यों? क्योंकि हमने उसका इस तरीके से व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं किया है, ठीक है। तो बस उसको एक बार पढ़ना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से याद हो जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं रचना या स्वरूप के आधार पर।
सबसे पहले आता है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो सिंपल है, सरल वाक्य क्या है कि जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। जैसे पानी बरसता है तो कर्ता और क्रिया, श्याम पढ़ता है कर्ता और क्रिया। तो जिसमें एक ही कर्ता हो एक ही क्रिया हो वो कौन से होंगे? सरल वाक्य। क्लियर? समझ आया क्या है सरल? जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक साधारण वाक्य के अलावा उसके अधीन कोई दूसरा सहायक वाक्य हो उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या है मिश्रित वाक्य? कि जिसमें एक तो साधारण वाक्य होगा, साधारण क्या है वो हमने अभी देखा, तो एक साधारण वाक्य होगा और उस पर आश्रित एक दूसरा वाक्य होगा, उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य होगा, तब वो होंगे मिश्रित वाक्य। जैसे यह वही व्यक्ति है जो कभी बहुत धनवान था। तो देखिए यह वही व्यक्ति है, इतना एक साधारण वाक्य हो गया, जो कभी बहुत धनवान था। तो ये वाक्य इसके अधीन है ना, इस पर आश्रित है क्योंकि इसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो एक वाक्य पर दूसरा वाक्य जब निर्भर होगा, आश्रित होगा या उसके अधीन होगा तो वो होगा मिश्रित वाक्य। समझ आया? इसी तरह यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो ये वाला वाक्य इस पर निर्भर है। उत्तीर्ण हो जाओगे कब? जब परिश्रम करोगे। तो ठीक है, क्या है? इस पर निर्भर है, ये इसके अधीन है। तो एक साधारण वाक्य होगा और उस पर अधीन दूसरा वाक्य होगा तो वो हो जाता है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। समझ आया? इसी तरह तीसरा देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में सरल या साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक तत्वों द्वारा होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? देखिए अभी ऊपर आपने देखा सरल क्या वाक्य क्या होता है, मिश्रित क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों, चाहे तो सरल वाक्य हो चाहे फिर मिश्र वाक्य हो, उनको दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए कोई ना कोई तत्व आता है, यानी कोई ना कोई शब्द आता है, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और आ जाए, अथवा, तथा, यदि, क्योंकि, इस तरीके के जब ये शब्द आ जाएं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे होते हैं। और वो दो वाक्य कौन से होंगे? चाहे तो सरल होगा चाहे फिर मिश्रित होगा। अब कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, वह बार बार असफल हुआ किंतु उसने साहस नहीं खोया। ध्यान से समझिए क्या कहा? वह बार बार असफल हुआ, एक वाक्य पूर्ण हो गया, किंतु एक शब्द जोड़ा, उसने साहस नहीं खोया। तो देखिए दो वाक्य जोड़े, किस शब्द से? किंतु से। किससे जोड़े? किंतु से। तो ये कौन सा बन गया? संयुक्त वाक्य। समझ आ गया? तो दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे, वो वाक्य सरल भी हो सकते हैं और मिश्रित भी हो सकते हैं, और किससे? किसी ना किसी एक शब्द, संयोजक शब्द से जुड़ेंगे, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। समझ आ गया? बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने लगे, तो किस शब्द से जोड़ा? और से। और दो वाक्य दिख रहे हैं आपको। ठीक है, और देखिए अब आप कहेंगे मिश्रित में भी तो मैम दो वाक्य थे, लेकिन वहां क्या था? जो बाद में वाक्य दिया था ना वो पहले वाले पर निर्भर था, और यहाँ क्या? दोनों स्वतंत्र हैं, अपना अलग अलग। ये अपना अलग अर्थ देते हैं, ये अलग अर्थ देते हैं, बस बीच में एक तत्व जोड़ दिया हमने। तो ठीक, संयुक्त वाक्य क्या है? जो दो वाक्यों को आपस में किसी एक शब्द के द्वारा जोड़े, उनको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्लियर? समझ आ गया तीनों? सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। मिश्र वाक्य क्या था? जिसमें, बताइए, जिसमें एक सरल वाक्य हो और उस पर निर्भर दूसरा वाक्य हो। और संयुक्त वाक्य क्या है? जिसमें दो वाक्य होंगे और वो किसी ना किसी शब्द से जुड़े होंगे। आसान है ना? क्लियर है एकदम? चलिए अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। पीछे कौन सा था? रचना के आधार पर। देखिए ये आपको याद रखना है। पता है क्या पूछा जाता है कि, कहां पर था ये, कि आप रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे 3 होते हैं। और पूछा जाए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 8 होते हैं। क्लियर? चलिए तो अब देख रहे हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है मुख्य 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य,
जिन वाक्यों से किसी बात के होने या क्रिया के होने का बोध होता है उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब ये साधारण वाक्य की तरह होता है, एकदम सिंपल, बस उससे हमें ये पता चले कि हाँ कोई काम हो रहा है। मतलब उस वाक्य को जब हम पढ़े तो हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, तो उसको हम विधिवाचक कहते हैं, एकदम साधारण, जैसे सरल वाक्य थे ना उसकी तरह। जैसे राकेश पढ़ रहा है, मैंने दही खाया, तो इस तरीके से सिंपल है एकदम, बस हमें पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है। तो ये कौन से होते हैं? विधिवाचक। आगे देखिए, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों से किसी बात या क्रिया के ना होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, निषेध यानी इसमें नहीं का भाव आ रहा होगा, कुछ मना करने का भाव आ रहा होगा। तो जिन वाक्यों से क्या पता चले हमें? क्रिया के ना होने का। जैसे राकेश नहीं पढ़ रहा है, मैंने खाना नहीं खाया, तो नहीं सबसे साधारण तो ये बात है कि देख लेना है जिसमें नहीं आ जाए, सिंपल है ना। तो निषेधवाचक जिसमें क्रिया के ना होने का बोध हो, तो राकेश नहीं पढ़ रहा है, मैंने खाना नहीं खाया, तो नहीं आ जाएगा, तो निषेधवाचक, सिंपल, ठीक। उसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। अब आप नाम से को पढ़िए, आज्ञा। आज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं आज्ञा? कि किसी को आज्ञा देना या किसी को आदेश देना किसी काम के लिए। तो आज्ञावाचक क्या है? जिन वाक्यों से किसी तरह आज्ञा, उपदेश आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम बैठकर पढ़ो, अगर हम कहें श्याम बैठकर पढ़ो तो हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, तुम खाओ, ठीक। इसी तरह हम कहें दरवाजा खोलो, हमारे लिए पानी लेकर आओ, तो हम आज्ञा दे रहे हैं ना। तो जहां पर हम जिन वाक्यों को पढ़ने से हमें ऐसा बोध हो कि हाँ आज्ञा दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, तो वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक आप देखिए, प्रश्न मतलब प्रश्न पूछा जाए। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक, और उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो होगा प्रश्नवाचक। क्लियर? विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक क्या है? जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख, सुख, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों का बोध होता है उन्हें हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या मनोरम दृश्य है, तो क्या है यहां पर? जहां पर हमें आश्चर्य, दुख, सुख, घृणा, क्रोध, शोक आदि का भाव दिखाई दे, वो विस्मयवाचक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक विस्मयवाचक चिन्ह होता है, ये जरूर दिया होगा, चाहे ये बीच में भी होगा और ये लास्ट में भी, अंत में भी हो सकता है वाक्य के, ठीक है। तो विस्मयवाचक क्या है? जहां पर हमें आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा आदि का भाव का बोध हो, ठीक, उसको कहते हैं विस्मयवाचक। आगे आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक क्या है? बताइए, आप ही सोचिए खुद से कि नाम को पढ़ के क्या पता चल रहा है? संदेह। संदेह मतलब किसी पर शक करना, संदेह करना। तो संदेहवाचक है जिन वाक्यों से किसी बात का संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका होगा, तो संदेह मतलब हमें पूरा पक्का नहीं पता कि हाँ वो पढ़ा भी होगा या नहीं, हम कह रहे हैं वह पढ़ चुका होगा, संदेह। उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो जहां पर संदेह का भाव उत्पन्न हो वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं, सिंपल। इसके बाद आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, जहां पर जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा अथवा शुभ कामना का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जहां पर हम कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो अपने मन से कि हाँ हम कोई काम कैसे करना चाहते हैं, कुछ भी, या फिर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, किसी को शुभकामना दे रहे हो, तो वो भी इच्छावाचक में ही आती है। जैसे तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो हम शुभकामना दे रहे हैं ना किसी को, तो ये होगा इच्छावाचक। इसी तरह आज मैं केवल आम खाऊंगा, तो यहां मैं अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि मैं क्या खाऊंगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? इच्छावाचक। बस याद रखना है कि जहां पर इच्छा प्रकट हो और दूसरा हम किसी को शुभकामनाएं दें या किसी के लिए प्रार्थना करें, तो वो इच्छावाचक वाक्य में ही आती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या है संकेत? मतलब आप देखिए, संकेतवाचक यानी अगर हम वाक्य कह रहे हैं कोई, तो उसमें हम
संकेत कर रहे होंगे किसी चीज को। जैसे उदाहरण देखिए तब समझ आएगा। यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती। तो संकेत हुआ ना, संकेत दे रहे हैं कि हाँ ये खाना खा लेती तो सो जाती। ठीक है, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो इस तरीके से जहां पर संकेत देंगे हम, मतलब देखिए क्या है, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, तो हम संकेत दे रहे हैं ना कि तुम खा लोगे तो मैं भी खा लूं। ठीक है, तो इस तरीके से संकेतवाचक वाक्य होगा जहां पर हम वाक्य में संकेत देंगे या फिर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है। यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, तो इसकी संभावना पर, संभावना मतलब अगर ये काम हो जाता है तो ये भी अपना काम कर ले, मतलब अगर पहला वाक्य अपना काम कर लेता है तो दूसरा वाक्य भी अपना काम कर ले। तो इस तरीके से पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य की संभावना, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो तो वो संकेतवाचक होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये 8 प्रकार थे किसके, वाक्य के। बहुत आसान लगे ना। रचना के आधार पर सरल, मिश्र, संयुक्त। क्या था सरल? जिसमें, बोलिए, याद करिए क्या था? जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। ठीक। और मिश्र वाक्य जिसमें सरल वाक्य, एक सरल वाक्य होगा और उस पर अधीन कोई दूसरा वाक्य होगा, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। संयुक्त वाक्य जो 2 वाक्य को किसी एक शब्द के द्वारा, संयोजक तत्व के द्वारा जोड़ेगा, वो संयुक्त होता है। आसान है ना। ठीक। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। विधिवाचक, विधिवाचक क्या है? जिसमें किसी कार्य के होने का हमें पता चले, मतलब जो बिल्कुल साधारण दिया गया होगा। निषेधवाचक क्या है? जिसमें किसी चीज के लिए मना किया जाए, नहीं आ जाए, सिंपल इतना याद रख सकते हैं, जिसमें नहीं आ जाए वो निषेधवाचक। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा से ही आपको पता चल रहा होगा कि आज्ञा मतलब आदेश दें। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछें। विस्मयवाचक, जहां पर आश्चर्य, सुख, दुख का भाव प्रकट हो। संदेहवाचक, जहां पर आप संदेह करें। इच्छावाचक, जहां पर अपनी इच्छा प्रकट करें या किसी को शुभकामनाएं दें या किसी के लिए प्रार्थना करें। संकेतवाचक, जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर होता है, या वहां पर उस वाक्य से पढ़ के हमें ऐसा पता चले कि कोई संकेत दिया जा रहा है, तो वो होगा संकेतवाचक। बहुत ही आसान था ना, अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये पढ़कर ही यही याद हो गए होंगे, इतना मुझे पता है। अगर आपने अच्छे से ध्यान से इनको सुना होगा, जैसे आपको बता रही हूँ, तो आपको ये यही याद हो गए होंगे। और आप इसको 1-2 बार और रिवाइज करोगे, नोट्स बनाओगे अच्छे से, तो आपको ये फिर याद हो जाएंगे। और एक बार आपने इस तरीके से समझकर पढ़ लिया ना, मतलब देखो निषेधवाचक, तो इससे क्या पता चल रहा है कि नहीं, तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। और इसको रटने बैठ जाओ तो फिर याद नहीं कर सकते हो। आपको कोई भी टॉपिक है उसको समझकर पढ़ना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इन सब चीजों का, इन सब का हम प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाक्य था। अब इसी में एक आता है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। क्या होता है उपवाक्य? कि ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, वो उपवाक्य कहलाता है। कैसे, समझ रहे हो? चलिए अभी आगे देखिए, उदाहरण देख के आपको अच्छा समझ आएगा। उपवाक्य के आरंभ, जो उपवाक्य होता है ना, उसके आरंभ में ताकि, जिससे, जो, कितना, चूंकि, क्योंकि, यदि इत्यादि आते हैं। ये जो शब्द है इनको याद, ध्यान कर लीजिए, बस 1-2 बार पढ़ लीजिए कि जिनमें ये, मतलब वाक्य में जहां से ये शब्द आ जाएंगे ना, तो इसके बाद में जो भी शब्द दिए होंगे, वाक्य दिया होगा, वो पूरा ही क्या होगा? उपवाक्य होगा। वाक्य में 2 प्रकार के उपवाक्य होते हैं, मुख्य या प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य क्या होता है? जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मुख्य या प्रधान उपवाक्य। और प्रधान उपवाक्य जो होता है उसका अपना स्वतंत्र अर्थ निकलता है। मुख्य जो प्रधान उपवाक्य होता है उसका अपना स्वतंत्र अर्थ, मतलब वाक्य में अगर वाक्य से उसको हटा दिया जाए ना, उतने भाग को, तो उसका हम अर्थ निकाले तो एक पूर्ण अर्थ निकलेगा। जैसे अभी देखिए, आश्रित उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, वो आश्रित होंगे। देखिए, अब पहले आप उदाहरण देखिए। जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। अब देखिए, ये एक पूरा वाक्य है, जो से हमने जोड़ा यहां तक, तो जो शब्द आया अभी आपको बताया था कि इन शब्दों से जुड़ते हैं तो उपवाक्य होते हैं। अब ये भी है कौन सा?
जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। तो देखिए इसमें मुख्य उपवाक्य क्या है कि वे सफल होते हैं। क्या है? उद्देश्य भी है, विधेय भी है। ठीक है, और इस वाक्य पर वे सफल होते हैं कब? कौन कौन सफल होते हैं? जो लोग मेहनत करते हैं। तो इस पर निर्भर है ना ये वाक्य, इसलिए ये आश्रित हो गया, क्योंकि ये आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित है, इसलिए इसको हम आश्रित कहेंगे। ठीक, अब समझ आ गया ना दोनों कि क्या उपवाक्य है? जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य विधेय हो उनको हम उपवाक्य कहते हैं। और आप दोनों चीजें भी देख चुके हो कि कौन सा प्रकार क्या है। नाम से पता चल रहा है आश्रित, जो मुख्य वाक्य पर आश्रित हो। ठीक है, समझ आ गया। इसमें आपको क्या याद रखना है? देखिए जैसे ये उदाहरण मैंने यहाँ आपको दिया है ना, इसी तरीके से उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा मुख्य उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो आप समझ गए होंगे कि बता सकते हैं कि हाँ कौन सा आश्रित है और कौन सा मुख्य उपवाक्य है। इसी तरह जो वाक्य आते हैं, अब ये उपवाक्य पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वाक्य। जो वाक्य आते हैं, वाक्य में क्या पूछ लिया जाता है? अब वाक्य के इतने सारे प्रकार पढ़े हमने, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे सरल वाक्य आपको दे देंगे, कहेंगे कि इस सरल वाक्य का आप मिश्र वाक्य बनाकर दिखाओ। तो क्या आप दिखा सकते हैं? देखिए चलिए मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूं। यहां देखिए, अगर मैं कहूं, यहां देखिए, राम ने अपने मित्र का घर खरीदा। ये कैसा वाक्य लग रहा है आपको? मुझे बताइए। राम ने अपने मित्र का घर खरीदा, सरल वाक्य है। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूं कि इस सरल वाक्य का मिश्र वाक्य बनाकर दिखाओ। तो कैसे बनाओगे? अब आप पहले सोचिए कि मिश्र वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें एक सरल वाक्य पर आश्रित दूसरे वाक्य होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम कहेंगे कि राम ने उस घर को खरीदा, उस घर को खरीदा जो उसके मित्र का था, जो उसके मित्र का था। ठीक है, तो एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो गया, तो इसलिए ये बन गया मिश्र वाक्य। तो इस तरीके से आपको इसमें परिवर्तित करने के लिए भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये वाक्य है पूरा। अब जो ये जो से शुरू हुआ है ना, ये क्या है? ये उपवाक्य है। अब समझ गए उपवाक्य क्या है, और दोनों प्रकार भी समझ गए थे। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपके वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? पढ़ा वाक्य क्या होता है, शब्दों का व्यवस्थित समूह। वाक्य के प्रमुख तत्व पढ़े। कितने तत्व होते हैं बताइए? 6 होते हैं ना। आकांक्षा यानी इच्छा, योग्यता, क्रम, सार्थकता, और क्या था? निकटता, और अन्वय यानी मेल। ठीक, फिर पढ़ा वाक्य के घटक। कितने घटक होते हैं? 2। कौन कौन से? करिए रिवाइज। उद्देश्य और विधेय। फिर पढ़ा वाक्य भेद। 2 आधार पर बांट सकते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। ठीक है, फिर पढ़ा उपवाक्य। उपवाक्य भी 2 होते हैं, मिश्रित और मुख्य और आश्रित। क्लियर? अच्छे से समझ आया ना? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक। लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।